कंटिन्यू करते हैं। तो चार्ल्स लॉ में स्टेटमेंट लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, स्टेटमेंट क्या था, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टेटमेंट लिख देते, जो आपके बोर्ड में ये स्टेटमेंट आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आएगा बोर्ड में, शॉर्ट नोट्स ऑन चार्ल्स लॉ। सो फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, म्यूट करके रखेंगे, ठीक है। फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, for a given amount of gas at constant pressure, volume of any gas is directly proportional to its absolute temperature। Okay, so absolute temperature के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था। व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर? टेम्परेचर इन Kelvin। Yes, temperature in Kelvin is called absolute temperature। So mathematical expression क्या बनेगा? V is directly proportional to T if N is constant and T is constant। अगर अमाउंट ऑफ गैस, आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? V is directly proportional to T। क्लियर? V will be directly proportional to T। अब इसमें मैंने आपको एक्सप्लेनेशन लास्ट क्लास में बताया था कि जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या हो जाता है? एक्सपेंशन ऑफ गैस होता है, गैस एक्सपेंड करता है। मतलब अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओके, सो वी कैन राइट V is equal to, फ्रॉम हियर वी कैन राइट V is equal to K into T, और V अपॉन T is equal to कांस्टेंट। अब ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट किस बात पे डिपेंड करेगा? किस बात पे कांस्टेंट डिपेंड करेगा? इसके लिए हम लोग PV इक्वल टू nRT लिखते हैं, वहां से हमें पता चल जाएगा कि कांस्टेंट किस बात पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आ रहा है, यहाँ से हम लोग PV इक्वल टू nRT से क्या लिख सकते हैं? V अपॉन T इज इक्वल टू nR अपॉन P लिख सकते हैं। दैट मीन्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? K इज इक्वल टू क्या है? nR अपॉन P होगा। सो वी कैन राइट दैट कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आ रहा है वो आपके क्या होगा? प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सो अगर आपका नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर कांस्टेंट है तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे? वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। सो एट टू डिफरेंट कंडीशंस हम लोग क्या लिख सकते हैं? एट टू डिफरेंट कंडीशंस we can write V1 upon T1 is equal to V2 upon T2। लिख सकते हैं? बात समझ में आ रहा है? तो हमने टू डिफरेंट कंडीशन लिया, तो इस पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे आपका इनिशियल वॉल्यूम 1 क्या है? 1 का मतलब इनिशियल एंड 2 का मतलब फाइनल। तो इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर का जो रेशियो होगा वो फाइनल वॉल्यूम एंड फाइनल टेम्परेचर के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे लास्ट क्लास में मैंने आपको नोट में क्या लिखवाया था? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एक्सपेंशन ऑफ गैस टेक्स प्लेस। गैस एक्सपेंड होते हैं, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या होता है? ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर कंप्रेशन होता है, गैसेस कंप्रेस करते। तो कंप्रेशन का मतलब क्या? वॉल्यूम कम हो जाएगा। कंप्रेशन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। ओके, तो इसमें क्या है? सपोज मान लिया हमने ऐसा कर लिया कि गैस से लिक्विड में जा रहा है, तो कोई भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए क्या करना होता है? अगर किसी गैस को हम लोग लिक्विफाई करते हैं, लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं आप? गैस लिक्विफाई कब होगा? जब पार्टिकल्स पास पास आएंगे। तो क्या करना पड़ेगा? बताइए, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा? कम करना। टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा?
कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर किसी गैस को लिक्विफाई करना है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा। टेम्परेचर कम करना होगा तो गैस पार्टिकल कंप्रेस होते हैं, पास पास आएंगे, और गैस के पार्टिकल पास पास आएंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। एंड व्हाट अबाउट प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ता है, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल पास पास आएंगे। तो अगर किसी भी गैस का लिक्विफिकेशन करना है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे कंडीशंस क्या है, टेम्परेचर शुड बी रिड्यूस्ड एंड प्रेशर शुड बी इंक्रीज्ड, राइट। अब सपोज हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पे अगर सपोज हमें ग्राफ प्लॉट करना है, किस टाइप का ग्राफ आएगा, टेम्परेचर हमने केल्विन में लिया है, एंड यहाँ पे हमने क्या मान रखा है, नंबर ऑफ मोल्स इज कांस्टेंट एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। किस टाइप का ग्राफ मिलेगा आपको, वी एंड टी में अगर ग्राफ, तो मैंने आपको बताया चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर वी इज डायरेक्टली टू टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा किस तरह से आएगा, इस तरह से। मतलब अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, समझ में आ रहा है बात। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज। अब यहां से हमें क्या, इसको हम लोग ओरिजिन से टच कर सकते हैं, इसको ग्राफ को, ग्राफ ओरिजिन से टच होगा क्या, ग्राफ थोड़ा सा यहाँ से गैप रहेगा, ओरिजिन से टच नहीं करेगा। क्यों टच नहीं करेगा, क्योंकि अगर ओरिजिन पे टच करेगा तो इसका मतलब वहां पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जीरो होगा ना, और जीरो वॉल्यूम पॉसिबल है क्या गैस का, गैस का वॉल्यूम जीरो, जीरो का मतलब क्या, डिसअपियर हो गया, नॉट पॉसिबल ना, ठीक है। एंड जीरो केल्विन भी आपका प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। जीरो केल्विन की बात कर रहा है, जीरो केल्विन इज द लीस्ट थ्योरेटिकल टेम्परेचर। जैसे अभी रूम टेम्परेचर कितना होता है आपका, 27 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन। वाटर का जो आपका होता है कितना होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन। तो जीरो केल्विन का मतलब कितना हो गया, -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस आप एज्यूम भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम टू मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा, लिक्विड नाइट्रोजन -78, -70, अंटार्कटिका पे भी चले जाएंगे तो -50, -60 ऐसे ही होगा। तो इसका मतलब क्या, जीरो केल्विन पॉसिबल है क्या, -273 पॉसिबल है क्या, नो सर, ठीक है। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जीरो केल्विन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। जीरो केल्विन थ्योरेटिकली बोला जाता है कि जीरो केल्विन मिनिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। सो वी विल नॉट एक्सट्रापोलेट द ग्राफ फ्रॉम ओरिजिन। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा आपका गैप आएगा। सो v इज डायरेक्टली, सिंस v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनाया है। अब y इक्वल टू mx प्लस c वाला ग्राफ पढ़ लिया क्या मैथमेटिक्स में, कर लिया क्या, नो सर, नहीं किया, नहीं सर, ठीक है, ओके। अब सपोज यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स ले लेते हैं P1 एंड P2, तो P1 एंड P2 में क्या रिलेशन होगा बताइए, P1 एंड P2, यहाँ पे सपोज ग्राफ के ऊपर P1 एंड P2 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, तो क्या रिलेशन होगा, इधर देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, P कांस्टेंट रखा है, इसका मतलब P1 और P2 में क्या रिलेशन होगा, इक्वल होंगे, इक्वल होंगे या नहीं। अगर P1 और P2 इक्वल है तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं आइसोबार। आइसोबार का मतलब कांस्टेंट प्रेशर, आइसोबार का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर। आइसो का मतलब होता है सेम, बार इज ए यूनिट ऑफ प्रेशर, आइसो बार मींस कांस्टेंट प्रेशर। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था आइसोथर्म, आइसोथर्म का मतलब क्या है, अगर आइसोथर्म ले रहे हैं तो इसका मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। आइसोथर्म का मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर था। बात समझ में आ रहा है, तो वहां पे आइसोथर्म था, यहाँ पे आइसोबार है, तो ये इस ग्राफ को हम लोग आइसोबार बोलते हैं। ये जो ग्राफ है आपका, इसको क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं, बिकॉज इस ग्राफ पे आपका क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट होगा तभी हम लोग V डायरेक्टली इक्वल टू T लिख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग V डायरेक्टली इक्वल टू T नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है, यस सर। तो सिंपल सा ग्राफ था आपका, वॉल्यूम और टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एक्सपेंशन होता है गैसेस के अंदर। नेक्स्ट हम लोग एक फॉर्मूला देखने वाले हैं, डिग्री सेल्सियस स्केल। तो सपोज आपका जीरो
डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम गिवन है, तो आप किसी T डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम ऑफ गैस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। Vt इज इक्वल टू V नॉट T अपॉन 273। ठीक है, इस फॉर्मूले को बोलते हैं डिग्री सेल्सियस स्केल। मतलब अगर आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको वॉल्यूम ऑफ गैस पता है, V0 क्या है? V0 का मतलब है वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। Vt क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस एट T डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हम लोग इसको नोट कर लेते हैं, V0 इज वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड Vt इज वॉल्यूम ऑफ गैस एट T डिग्री सेल्सियस। ओके, बात समझ में आ रहा है? और स्मॉल t क्या है? स्मॉल t डिग्री सेल्सियस है, मतलब स्मॉल t टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। स्मॉल t इज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। स्मॉल t इज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जब भी आप टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर केल्विन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ रहा है? Yes, ठीक sir. है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में स्मॉल टी का मतलब है, दिस इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ओके, स्मॉल टी मीन्स डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, कैपिटल टी मीन्स टेम्परेचर इन केल्विन। तो इस फॉर्मूले का यूज क्या है? यूज ये है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको वॉल्यूम गिवन है तो किसी डिफरेंट टेम्परेचर पे हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी मैं एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 1/273 यहाँ पे इसको बोलते हैं, 1/273 को बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। 1/273 को बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम। दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम। तो सपोज मान लिया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, if temperature is increased by 1 डिग्री सेल्सियस, तो वॉल्यूम में कितना इंक्रीज आएगा? वॉल्यूम में कितना इंक्रीज आएगा? अगर सपोज टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज आ रहा है तो वॉल्यूम में कितना इंक्रीज आएगा? बताइए। टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, T यहाँ पे T1 अगर कर दिया जाए, वॉल्यूम में कितना इंक्रीज आएगा? 1/273 का इंक्रीज आएगा, उसी को बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। आ रहा है समझ में बात? अगर हमने टेम्परेचर को टी स्मॉल टी की वैल्यू 1 रख दिया, सपोज 1 डिग्री सेल्सियस कर दिया, सपोज हमने यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो V में कितना इंक्रीज आएगा? वॉल्यूम में 1/273 में इंक्रीज आएगा, और इसी इंक्रीमेंट को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं। ओके, क्लियर है? Yes, sir. तो अगर आपने टेम्परेचर में Yes. 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट किया है तो वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट आएगा? 1/273 का इंक्रीमेंट आएगा, जिसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। वॉल्यूम इंक्रीजेज बाय 1/273। अब सपोज मान लिया ये कोई, आप इसको नोट कीजिए, फॉर्मूले को नोट कीजिए, देन इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सपोज आपका इस तरह से क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस विल बिकम 0, तो आपका आंसर क्या होगा? एट व्हाट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस विल बिकम 0? क्या आंसर आएगा? बताइए क्या आंसर लिखा? एट व्हाट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस विल बिकम 0? व्हाट इज योर आंसर फ्रॉम दिस फॉर्मूला? वॉइस आ रहा है सभी को? Yes, sir. हाँ बताइए क्या आंसर आएगा? एट व्हाट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस विल बिकम 0? -273. -273, ठीक है। तो वाई यू आर टेकिंग सो मच टाइम? सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे अगर सपोज हमने -273 पुट कर दिया,
-273 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आपका -1, 1 -1 0, तो ये आपका हो जाएगा 0। VT कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आंसर कितना आना चाहिए यहाँ पे? At what temperature volume of gas will become VT, volume of gas at T degree Celsius will become 0, so answer will be -273, -273 डिग्री सेल्सियस। तो स्मॉल टी की वैल्यू कितनी होगी? -273 डिग्री सेल्सियस। कैपिटल टी की वैल्यू कितनी होगी? कैपिटल टी का मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, बताइए। 0. 0 केल्विन, 0 केल्विन। तो यहाँ पे जो 0 केल्विन होता है, 0 केल्विन को केमिस्ट्री में बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो, बोलते हैं इसको। 0 केल्विन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। 0 केल्विन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। और ये जो होता है, दिस इज द मिनिमम थ्योरेटिकल टेम्परेचर, दिस इज द मिनिमम थ्योरेटिकल टेम्परेचर। प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 0 केल्विन का मतलब -273 डिग्री सेल्सियस। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ठीक है, रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर कितना टेम्परेचर कर देगा मिनिमम? -20। बात समझ में आ रहा है? और अगर आप अंटार्कटिका पे चले गए तो कितना आएगा? -50, -60। लिक्विड नाइट्रोजन -78, -78 डिग्री सेल्सियस। -273 यू कैन नॉट इमेजिन। तो -273 पे क्या होता है? गैस के मॉलिक्यूल फ्रीज हो जाते हैं, दे स्टॉप रैंडम मोशन। मतलब जनरली मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, गैसेस अगर किसी कंटेनर में आप गैस के मॉलिक्यूल रखेंगे, दे आर ऑलवेज एट रैपिड रैंडम मोशन, क्योंकि जो रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर से वो एनर्जी गेन करते हैं, रूम टेम्परेचर से एनर्जी गेन करते हैं, और एनर्जी गेन करके क्या करते हैं? दे आर ऑलवेज एट रैपिड रैंडम मोशन, एंड ड्यूरिंग देयर मोशन दे कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर, एंड बिकॉज ऑफ द कोलिजन प्रेशर अराइजेज इनसाइड द कंटेनर। बट अगर हमने टेम्परेचर 0 केल्विन कर दिया है, विच इज थ्योरेटिकली पॉसिबल, नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल्स स्टॉप रैपिड रैंडम मोशन, मतलब मोशन करना स्टॉप कर देते हैं। दे विल बी एट रेस्ट, रेस्ट पे आ जाएंगे अगर 0 केल्विन कर दिया तो। बात समझ में आ रही? तो VT देखो, आपका VT 0 हो जाए, वॉल्यूम ऑफ गैस 0 हो जाए, मतलब क्या है? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है वॉल्यूम ऑफ गैस 0 हो जाए? No. वॉल्यूम ऑफ गैस 0 हो जाए, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और 0 केल्विन भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट थ्योरेटिकली अगर आपसे पूछा जाए कि मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है, तो आप 0 केल्विन बोलेंगे, बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ओके, सो 0 केल्विन को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। बात समझ में आ गया? तो एब्सोल्यूट जीरो की डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट जीरो? द टेम्परेचर at which absolute zero means 0 Kelvin. The temperature at which, or you can write like this, it is the minimum theoretical temperature at which volume of gas will become 0. Theoretical बोला मैंने, ठीक है, practically not possible. So 0 Kelvin is called absolute zero. That's it. 0 Kelvin is called absolute zero. तो हमने फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या निकाला? V1/T1 is equal to V2/T2 when pressure is constant, number of moles is constant. तो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन करके हैं, राइट वन क्वेश्चन। What will be the percent increase? What will be the percent increase in temperature if volume increases by 20%? What will be the percent increase in temperature if volume increases by
20%। लास्ट क्लास में भी ऐसा एक प्रॉब्लम किया था हमने। सॉल्व कीजिए। सर टेम्परेचर का वैल्यू क्या ले? लास्ट क्लास में अटेंड किया था। सर अगर टेम्परेचर का वैल्यू 100 लिया लास्ट क्लास में अटेंड किया था कि नहीं, बताइए। किया था सर। क्या बोला था मैंने लास्ट क्लास में? 100 परसेंट का मतलब इनिशियली 100 मानना है आपको, ठीक है। जब भी परसेंट वाले कोई भी प्रॉब्लम हो तो इनिशियल आपको क्या मानना है? 100 मानना है। आगे समझ में बात? सर T2 120 है। नहीं, आपको क्वेश्चन क्या पूछा? परसेंट इंक्रीज इन टेम्परेचर। अभी आपने कंप्लीट नहीं किया। सर 20% सर। 20% इंक्रीज। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? परसेंट वाले प्रॉब्लम में हम लोग क्या मानेंगे? V1 इनिशियल वॉल्यूम को मान लेते हैं 100 और इनिशियल टेम्परेचर को भी हम लोग क्या मान लेंगे? 100। इनिशियल टेम्परेचर इनिशियल वॉल्यूम को 100 मान लिया। V2 कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय 20%, 120 हो जाएगा। एंड वी हैव टू फाइंड T2। तो यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे? प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, ठीक है, वो हमें एज्यूम करना होगा। नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर इज कांस्टेंट, सो विल अप्लाई चार्ल्स लॉ, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। यहां से आप क्या कर लेंगे? 100 अपॉन 100 विल बी 120 अपॉन, तो यहां से T2 कितना आ जाएगा आपका? फाइनल टेम्परेचर विल बी 120 केल्विन। ओके, सो व्हाट विल यू चेंज? परसेंट चेंज का मतलब क्या हो जाएगा? चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100, चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100। चेंज कितने का हुआ? इनिशियली कितना था? 100, 120 हो गया, चेंज हो गया 20 का। इनिशियल कितना था? 100 इंटू 100, तो 20% का चेंज आया। मतलब यहां से हमने क्या कंक्लूड किया? कंक्लूजन क्या निकलेगा आपका कि अगर आपने वॉल्यूम को इंक्रीज किया है 20%, अगर आपने वॉल्यूम को 20% इंक्रीज किया तो टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो रहा है? टेम्परेचर में भी 20% का इंक्रीमेंट आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? बिकॉज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इफ वॉल्यूम विल इंक्रीज, टेम्परेचर विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर हमने वॉल्यूम में 30% का डिक्रीज किया होता तो क्या होता बताइए? अगर हमने वॉल्यूम के 30% का टेम्परेचर भी डिक्रीज किया, डिक्रीज होता है सर। टेम्परेचर भी 30% पे डिक्रीज होता। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को आपको मिलेगा कि यहाँ पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T था। मतलब रिलेशन कैसा था वॉल्यूम और टेम्परेचर में? वॉल्यूम और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो हमने क्या बोला कि अगर वॉल्यूम में 20% का इंक्रीज किया तो टेम्परेचर में भी 20% का इंक्रीज होगा। बट अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते थे? जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था, लास्ट क्लास में प्रॉब्लम एक देखा था, यहाँ पे क्या था? नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट था, टेम्परेचर कांस्टेंट था। तो जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है तो वहां पे हमने प्रेशर में 20% का इंक्रीज किया था तो वॉल्यूम में 33% का डिक्रीमेंट आया था। लास्ट क्लास में ऐसा प्रॉब्लम किया था ना, ठीक है, याद आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है, तो जब भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आएगा तभी आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन में आपका सी, यहाँ पे लास्ट क्लास हमने किया था, प्रेशर वॉल्यूम आपका 25% डिक्रीज हुआ था तो प्रेशर कितना इंक्रीज हुआ था? 33.33% इंक्रीज हुआ था। तो क्या यहाँ पे सेम है रिलेशन? 25% डिक्रीज करने से 25 इंक्रीज हो रहा था? नहीं हो रहा था, क्योंकि रिलेशन कैसा था वहां पे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन था। क्या वहां पे रिलेशन कैसा था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन था। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वी कैन नॉट से डायरेक्टली दैट इफ वॉल्यूम इज डिक्रीज बाय 25%, प्रेशर विल इंक्रीज बाय 25%, वी कैन नॉट से लाइक दैट। बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल में नहीं बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। Okay, write one more question. Next question है volume of a gas
volume of a gas at small t degree Celsius is 20 liter. When temperature of the gas increases by 50 degrees Celsius at constant pressure, volume increases by 25%. Calculate value of small t. Calculate value of small t. Volume of a gas at T degree Celsius is 20 लीटर. यहाँ पे स्मॉल टी बोला है, स्मॉल टी का मतलब डिग्री सेल्सियस, कैपिटल टी लिखा होगा तो मीन्स केल्विन होगा. When temperature of the gas increases by 50 degrees Celsius at constant pressure, volume increases by 25%. Calculate value of small t. देखिए इसमें एक हिंट बताता हूं मैं आपको किस तरह से सॉल्व करना है. स्टॉप राइटिंग, पहले इधर देखिए आप, एक नोट करके आप लिखिए पहले. difference in temperature on degree Celsius scale and Kelvin scale. Degree Celsius scale and Kelvin scale is same. Difference in temperature on degree Celsius scale and Kelvin scale is same. क्या मतलब है इसका? देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल हमने आइस लिया है, ठीक है, एंड आइस इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड वाटर. तो आइस का अगर हम मेल्टिंग पॉइंट बोले, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस. ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है इसको मैं समझा रहा हूँ आपको. डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल इज सेम. तो 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट हो गया आइस का एंड बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे बताइए डेल्टा टी कितना होगा? डेल्टा टी चेंज कितने का हुआ? अगर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बोले, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट? डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होगी बताइए? डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल 100 का है. 100 क्या है? मुझे बताइए कि डेल्टा कैपिटल टी की वैल्यू कितनी होगी? कैपिटल टी डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल. केल्विन स्केल पे कितना होगा? 100. क्यों 273 ऐड नहीं करेंगे? 273 ऐड नहीं करेंगे. मैंने बोला डिग्री सेल्सियस में जो डिफरेंस है वो 100 का है, तो केल्विन टेम्परेचर पे कितना डिफरेंस होगा? केल्विन स्केल पे कितना डिफरेंस होगा? आंसर है केल्विन स्केल पे भी 100 का होगा डिफरेंस. अब स्टूडेंट इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, अगर डिग्री सेल्सियस स्केल पे डिफरेंस 100 का है तो केल्विन स्केल पे डिफरेंस स्टूडेंट कर देते हैं 100 प्लस 273 कर देते हैं, और यहीं पे हो जाता है मिस्टेक. ये गलत है आपका. 100 प्लस 273 नहीं होगा. इसको समझाता हूं मैं अभी आपको. तो फिलहाल के लिए ये बात समझ में आ रहा है कि डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल
और केल्विन स्केल बोथ विल बी सेम. व्हाई इट इज सो? बिकॉज यहाँ पे देखो, अगर हमने मेल्टिंग पॉइंट को केल्विन स्केल पे लिखेंगे तो कितना आएगा बताइए? 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन. 273 और बताइए बॉइलिंग पॉइंट केल्विन स्केल पे कितना आएगा? 373 373. आप बताइए यहाँ पे कितना डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस है? 100. 100 का ही डिफरेंस है ना. तो क्या फिर से हमें दोबारा अगेन फिर से 273 ऐड करने की जरूरत है क्या? No, sir. नहीं. No, sir. तो change in temperature on degree Celsius scale and Kelvin scale is same. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. सर उसका वैल्यू 20 है. हाँ. अब इसको आप सॉल्व कीजिए. हाँ, क्या बोल रहे हो? 20 डिग्री हाँ, 20 डिग्री इनिशियल टेम्परेचर. 20 नहीं आएगा. पहले सॉल्व करो फिर बताओ. ऐसे नहीं बताना है. सर मैं सॉल्व करके आया. नहीं तो फिर गलत आया आपका. सॉल्व कीजिए. सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर आएगा. क्वेश्चन कॉपी कर लिया क्या? क्वेश्चन कॉपी कीजिए. नहीं, -104 नहीं आएगा. -104 नहीं आएगा. टू 200 इज नॉट करेक्ट. स्मॉल टी बोला ना. स्मॉल टी का मतलब क्या है? स्मॉल टी का मतलब क्या होता है अभी बता दो थोड़ी देर पहले. व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल टी? स्मॉल टी मीन्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. कैपिटल टी मीन्स टेम्परेचर इन केल्विन. ओके. तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस एट स्मॉल टी डिग्री सेल्सियस आपको गिवन है 20 लीटर. तो पहले आपका जो इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं. तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है आपको? V1 की वैल्यू दिया हुआ है 20 लीटर. V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे बोला है कि वॉल्यूम इंक्रीजेज बाय 25%. तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? 20 तो इनिशियल था एंड 20 का 25% कितना हो जाएगा? 5. फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? क्या यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? V1 एंड V2. ठीक है. अब देखिए आपका T1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका? वॉल्यूम ऑफ गैस स्मॉल टी डिग्री सेल्सियस. तो इनिशियल आपका टेम्परेचर स्मॉल टी था. टेम्परेचर इंक्रीज बाय 50 डिग्री सेल्सियस. दैट मीन्स यहाँ पे देखो आपका जो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2. लास्ट क्लास में मैंने बताया था फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे तो उससे टेम्परेचर किसमें होना चाहिए? टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन. अगर आपने जैसे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आप जब इक्वेशन यूज करते हैं तो टेम्परेचर कौन से स्केल पे लेते हैं? केल्विन या डिग्री सेल्सियस? केल्विन पे लेते हैं. तो ये भी इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे कैपिटल टी लिखा हुआ है. मतलब टेम्परेचर आपको केल्विन में लेना. अगर आपने डिग्री सेल्सियस में लिया है तो आंसर रॉन्ग आएगा. तो यू हैव टू कन्वर्ट द टेम्परेचर इन केल्विन. तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है आपका? इनिशियल टेम्परेचर कितना है? T डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था. तो T प्लस 273 नहीं लिख सकते हैं? बताइए समझ में आ रहा है? T प्लस 273 लिख सकते हैं या नहीं? और T2 कितना होगा?
T2 बोला है कि आपका 50 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, तो केल्विन डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस 50 का आ रहा है, तो केल्विन में भी डिफरेंस कितने का आएगा? अगर डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस 50 का है तो केल्विन में डिफरेंस कितने का आएगा बताइए? केल्विन में भी डिफरेंस कितने का आएगा? 50 का ही आएगा। तो T1 T2 एंड V1 V2, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या यहां तक क्लियर है आपको? यस। Yes, sir. अब हमें क्या करना है, इक्वेशन यूज करना है V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। V1 आपका कितना है? 20 है। T1 कितना है? T1 इज T प्लस 273, यहां पे रख दीजिए आप। V2 इज 25, T2 इज T प्लस 323। तो यहां से आप स्मॉल t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड इट। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहां से बताइए क्या आंसर आएगा? आंसर क्या आ रहा है आपका? स्मॉल t की वैल्यू माइनस 73, ठीक है, माइनस 73 डिग्री सेल्सियस। स्मॉल t की वैल्यू बोल रहा है ना, माइनस 73 डिग्री सेल्सियस है। बताइए यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो वॉल्यूम था, टेम्परेचर था, उसको हमने क्या किया, केल्विन में चेंज कर लिया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर आपका केल्विन में होना चाहिए। अगर कोई भी रिलेशन आप यूज कर रहे हैं, कोई भी इक्वेशन यूज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन। अगर आपने चेंज नहीं किया है तो वहां पे आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड लॉ देखते हैं, थर्ड गैस लॉ। तो फर्स्ट गैस लॉ बॉयल्स लॉ हो गया, सेकेंड इज चार्ल्स लॉ, थर्ड गैस लॉ इज Rayleigh-Sachs लॉ। तो इसमें क्या बोला गया कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, दिस इज थर्ड लॉ। थर्ड लॉ इज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द स्टेटमेंट, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस शुड बी कांस्टेंट। गैस का अमाउंट कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम लोग किसी गैस लॉ को जस्टिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज जस्टिफाई नहीं कर सकते। फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, for a given amount of gas at constant volume, pressure of any gas is directly proportional to its absolute temperature. Okay, that means T is directly proportional to T. This is third law. Provided that condition क्या है यहाँ पे, number of moles should be constant and volume should be constant. तो अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो उससे क्या होगा, आपका प्रेशर भी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस? ठीक है, प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर प्रेशर इंक्रीज होगा, क्या ये करेक्ट बात है? तो इसको देखो हम लोग इस तरह से समझते हैं। सपोज मान लिया हमने एक स्टील कंटेनर लिया है, ठीक है, सपोज दिस इज स्टील कंटेनर, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स है। वॉल्यूम फिक्स का मतलब रिजिड कंटेनर लेना हमें, रिजिड कंटेनर। अगर किसी कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स है तो उसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज बोलते हैं रिजिड कंटेनर। तो हमने एक रिजिड कंटेनर लिया है। रिजिड कंटेनर मीन्स वॉल्यूम इज कांस्टेंट। सपोज दिस इज स्टील कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर हमने सपोज मान लिया गैस पार्टिकल्स हैं, गैस फिल किया है। ठीक है, गैस पार्टिकल।
तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज एट रैपिड रैंडम मोशन। तो क्या वो स्टॉप होंगे रूम टेम्परेचर पे? दे विल बी एट रेस्ट, दे विल बी एट रेस्ट? नो, दे आर ऑलवेज इन रैपिड रैंडम मोशन। वो रेस्ट पे कब आ सकते हैं? रेस्ट पे कब आ सकते हैं? 0 केल्विन पे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। 0 केल्विन पे मतलब अगर हमने 0 केल्विन कर दिया, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा के, जो कि पॉसिबल नहीं है, आज तक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है जो 0 केल्विन टेम्परेचर अचीव कर सके, -273। तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है, मतलब 0 केल्विन पे मॉलिक्यूल फ्रीज हो जाते हैं, मोशन करना बंद कर देते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए रूम टेम्परेचर पे आपका एक्सपेरिमेंट चल रहा है 27 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके गैसेस क्या होंगे? मोशन में होंगे। और गैसेस अगर मोशन में होंगे तो इसका मतलब क्या होगा? वो आपस में कोलिजन करेंगे और क्या करेंगे? वॉल ऑफ कंटेनर से भी कोलाइड करेंगे, और कंटेनर के वॉल से कोलाइड करेंगे तो क्या होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा? प्रेशर एग्जर्ट होगा। अब सपोज मान लिया हमने, ये आपका इनिशियल कंडीशन था, ये आपका इनिशियल कंडीशन है, और अगर हमने सपोज इस कंटेनर को हीट कर दे, तो हीट करने से क्या होगा बताइए? हीट करने से क्या होगा? अगर इस कंटेनर को हम लोग हीट कर दें, सपोज हमने इसको हीट कर दिया, हीट कर दिया, मतलब यहाँ पे सपोज इधर आपका इनिशियल कंडीशन T1 था और फाइनल कंडीशन T2 हो गया, वह T2 इज ग्रेटर देन T1, टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया है। तो हीट करने से क्या होता है? सपोज जो गैस के मॉलिक्यूल्स की कुछ एनर्जी होती है, अपनी कुछ खुद की कुछ एनर्जी होती है। तो सपोज मान लिया इनिशियली इनकी एनर्जी 100 जूल थी। अब मैंने मान लिया सपोज हमने हीट के फॉर्म, हीट क्या होता है? इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। सपोज हमने यहाँ से 50 जूल की एनर्जी इनको प्रोवाइड कर दी गैस के मॉलिक्यूल्स को। तो आप बताइए गैस के मॉलिक्यूल्स की सेकंड केस में कितनी एनर्जी हो गई? पहले वाले केस में तो 100 था, सेकंड केस में कितनी होगी? 100 तो उनका खुद का एनर्जी था और 50 हमने बाहर से सप्लाई कर दिया। तो आप बताइए कितनी एनर्जी हो जाएगी? 150 हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा? 150, 1 मिनट, 150 का मतलब क्या हो गया? गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ गई, हमने एनर्जी सप्लाई कर दी। हीट मींस एनर्जी इज सप्लाइड। तो एनर्जी सप्लाई करने से क्या होता है? जो स्लो मूविंग पार्टिकल थे वो फास्टर मूव करने लगते हैं। जो हमने हीट के फॉर्म में एनर्जी दिया, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके गैस के मॉलिक्यूल आपस में उस एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। मतलब हमने 50 जूल की एनर्जी एक्स्ट्रा दिया है, उस एनर्जी को सभी गैस पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लेंगे और आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और एनर्जी जब रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगा, गैस के मॉलिक्यूल्स, सभी गैस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी पहले से बढ़ चुकी है, तो क्या हो जाएगा? पहले से फास्टर मूव करने लगेंगे गैस पार्टिकल। बात समझ में आ रहा है? तो सपोज मान लिया पहले स्लो मूवमेंट था, गैस पार्टिकल पहले स्लोली मूव कर रहे थे, तो जब हम लोग हीट सप्लाई करेंगे, एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? फास्टर मूव करना लगेंगे, ठीक है। दे विल स्टार्ट मूविंग फास्टर, फास्टर मूवमेंट होने लगेगा। और अगर फास्टर मूवमेंट होने लगेगा तो इसका मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन विल इंक्रीज और डिक्रीज। और ज्यादा फोर्स पे कोलाइड करेंगे वॉल ऑफ कंटेनर से, क्योंकि वॉल्यूम तो फिक्स है, वॉल्यूम तो नहीं चेंज हो रहा है, वॉल्यूम फिक्स है। तो हमने एनर्जी सप्लाई किया तो गैस के मॉलिक्यूल, जो स्लो मूविंग पार्टिकल, तो फास्टर मूव करने लगे। तो अब क्या होगा? फास्टर मूव करने लगे, इसका मतलब क्या होगा? और भी ज्यादा फोर्स से गैस के कंटेनर पे, वॉल ऑफ कंटेनर पे जाके टकराएंगे, और ज्यादा फोर्स से टकराएंगे तो क्या होगा बेटा? प्रेशर भी टूट जाएगा। प्रेशर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा ना। ये कौन है? कौन स्टूडेंट है? हाँ? तो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसका मतलब क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो क्या ये बात समझ में आ गया? इफ यू विल इंक्रीज टेम्परेचर since volume is constant, so pressure inside the container will increase. Is it clear to all of you? ठीक है। Yes, sir. तो जो स्लो मूविंग पार्टिकल थे वो फास्टर मूव करने लगेंगे, तो और ज्यादा तेजी से फोर्स से एक्सर्ट करेंगे, तो द प्रेशर विल डेफिनेटली इंक्रीज इनसाइड द कंटेनर। तो व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम हियर, P is directly proportional to T. That means यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? P is equal to, since P is directly proportional to T,
So what we can write, P is equal to K into T. यहाँ पे जो proportionality constant होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? Can you tell me the value of proportionality constant here? What will be value of proportionality constant here? तो PV is equal to nRT से जाएंगे हम लोग, PV is equal to nRT से जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? तो बेसिकली K की वैल्यू क्या होगी? P अपॉन T होगी, P अपॉन T इज इक्वल टू K, तो यहाँ से P अपॉन T इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? NR अपॉन V. N तो कांस्टेंट है, R ऑलरेडी कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्मॉल k की वैल्यू क्या आ जाएगी? NR अपॉन V हो जाएगी। तो k किस बात पे डिपेंड करेगा? यहाँ पे वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, और वॉल्यूम पे कैसा होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? थर्ड लॉ में जो आपका k की वैल्यू आ रही है, proportionality constant, that will be inversely proportional to volume. That will be inversely proportional to volume. तो मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनेगा इसका? मैथमेटिकल फॉर्म आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनेगा इसका? फॉर टू डिफरेंट कंडीशंस P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2. तो बेसिकली हम लोग ये बोल रहे हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर का जो रेशियो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2. कैन वी राइट लाइक दिस? बताइए, P और T का रेशियो क्या है? कांस्टेंट रहेगा. P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 प्रोवाइडेड दैट, कंडीशन क्या था यहाँ पे? देयर आर टर्म्स एंड कंडीशंस. टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? टर्म्स एंड कंडीशन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स शुड बी कांस्टेंट एंड volume should be constant. So if number of moles and volume is constant, the ratio of pressure and temperature will be constant, or we can say that pressure will be directly proportional to temperature. अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा. बताइए, समझ में आ रहा है? यस सर. ठीक है. अब हमें सपोज मान ले इसमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सपोज हमने P एंड T के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करना है, तो किस टाइप का ग्राफ आएगा आपका? प्रेशर एंड टेम्परेचर इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट. इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ यू विल गेट? लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ मैंने कैसे बताया था? इस तरह से होता है. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो आप मैथमेटिक्स में आगे पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लाइक दिस. यहाँ पे आपको फिलहाल के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आ रहा है, तो आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा. That means if you will increase temperature, pressure inside the container will increase. Are you getting what I am saying? Is it clear? यस सर. Now again the question is, will it pass from origin? Will it start from origin? क्या ग्राफ आपका ओरिजिन से स्टार्ट होगा? ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिन पे टेम्परेचर कितना होगा बताइए? 0 केल्विन. एंड इज 0 केल्विन प्रैक्टिकली पॉसिबल? नो. 0 केल्विन इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, सो वी विल नॉट से दैट. ओके. तो आपको थोड़ा सा गैप देके बनाना है. यहाँ पे थोड़ा सा गैप से स्टार्ट करेंगे हम लोग ग्राफ. ओके, क्लियर है? इज इट क्लियर? थर्ड लॉ इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो एक बार इसको आप कॉपी कीजिए, जो आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, देन उसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल करेंगे. सर वो जो स्लोप चालू होता है वो किधर से चालू होता है? मतलब कौन से डिग्री तक पॉसिबल है? मतलब -73 से चालू होगा क्या? -73 से? नहीं, ये तो ये जो जीरो है ना. -73 किधर आ गया? -273 होगा. सर स्लोप किधर से चालू होगा? ये तो ओरिजिन से ही पास हो रहा है. अगर इसको एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो ओरिजिन से ही मिलेगा.
बट मैंने ये बोला कि ओरिजिन से आप इसको टच नहीं कराना है क्योंकि 0 केल्विन पॉसिबल है। तो इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो वो ओरिजिन पे ही पास होगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं। सर थोड़ा सा नीचे करो। डन सर। डन सर। डन तो यहाँ पे हमने पी एंड टी में जो ग्राफ आपने प्लॉट किया है, सपोज इस पे हमने 2 पॉइंट्स लेते हैं V1 एंड V2। सो व्हाट विल बी रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2? इक्वल्स कांस्टेंट। इक्वल होगा क्योंकि हमने वॉल्यूम क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं, आइसोथर्म बोलते हैं। उस ग्राफ को आइसोथर्म बोलते हैं। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया, आइसोबार बताया। ओके, वेरी गुड। तो आइसो मीन्स होता है कांस्टेंट एंड बार इज यूनिट ऑफ दैट मीन्स कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं आइसोकोर, CHORE, कोर, आइसोकोर। So this particular graph is called, this curve is called isocore. Okay, so chemistry में 3 terms यूज होंगे, आगे आप लोग thermodynamics पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे आप। So there are 3 types of processes. First one is if during a process there are 3 types of process. First one is isotherm. आइसोथर्म कब बोलेंगे, इफ ड्यूरिंग अ प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इफ ड्यूरिंग अ प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्म। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर, such type of process is called isothermal process. सेकेंड आपका है, सपोज आपने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, इफ ड्यूरिंग अ प्रोसेस प्रेशर इज कांस्टेंट, such type of process is called isobaric process. आइसोबैरिक प्रोसेस, क्लियर। आइसोबार उस कर्व को बोलेंगे एंड आइसोबैरिक प्रोसेस को आइसोबैरिक प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने थर्ड लॉ में यूज किया है, थर्ड लॉ में कौन सा प्रोसेस हो रहा है बताइए, थर्ड लॉ में आइसोकोरिक प्रोसेस, राइट। तो आइसोकोर मीन्स इफ ड्यूरिंग अ प्रोसेस, आइसोकोर मीन्स इफ ड्यूरिंग अ प्रोसेस वॉल्यूम इज कांस्टेंट। क्योंकि हमने यहाँ पे स्टील कंटेनर लिया है, पिस्टन फिटेड सिलेंडर नहीं लिया है। अगर पिस्टन फिटेड सिलेंडर लिया होता और अगर हीट करते तो पिस्टन किधर चला जाता बताइए, गैस एक्सपायर करता, पिस्टन किधर चला जाता बताइए, ऊपर चला जाता है ना। लास्ट क्लास में हमने पिस्टन फिटेड सिलेंडर भी लिया। पिस्टन फिटेड सिलेंडर क्या होता है, नॉन रिजिड टाइप का होता है, मतलब उसमें हम लोग वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। बट अगर हमने स्टील कंटेनर लिया तो स्टील कंटेनर तो नॉन रिजिड होता है, वो तो आपका एक्सपेंड नहीं कर सकता है ना। तो ऐसे केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इफ ड्यूरिंग अ प्रोसेस वॉल्यूम इज कांस्टेंट, सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, तो ये बात समझ में आ गया सभी को। आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर इज कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir.
Yes, sir. Okay. So now we'll solve one problem. Okay. Write one question. A gas cylinder can withstand a maximum pressure of a gas cylinder can withstand a maximum pressure of 15 atm. Pressure inside the gas cylinder at 27 degrees Celsius is 10 atm, and room in which cylinder is kept catches fire. Predict the temperature at which cylinder will blast. Predict the temperature at which cylinder will blast. क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? सॉल्व कीजिए. Sir, 450 Kelvin. 450 Kelvin is correct. So is it the minimum or maximum temperature? Is it minimum or maximum temperature for blast? Max. Is it minimum temperature or maximum temperature? Maximum, sir. क्या उससे ज्यादा टेम्परेचर पे नहीं होगा? अगर 450 पे हो रहा है तो 450 के ऊपर ब्लास्ट नहीं होगा. तो मिनिमम है या मैक्सिमम है? हाँ, मिनिमम है ना सर? फिर तो यहाँ पे देखिए आपका गैस सिलेंडर का वॉल्यूम कैसा है? आपका कांस्टेंट है या फिर नॉन रिजिड? ऑफ कोर्स दैट इज कांस्टेंट. वॉल्यूम तो कांस्टेंट है. V क्या है? कांस्टेंट है. V इज कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस वो भी कांस्टेंट, क्योंकि लीकेज वगैरह तो हो नहीं रहा है. नंबर ऑफ मोल्स इज कांस्टेंट, V इज कांस्टेंट. सो वी कैन अप्लाई थर्ड लॉ, राइट? तो थर्ड लॉ यूज करेंगे तो हम लोग इसमें यहाँ पे देखिए आपका क्या हो रहा है कि इनिशियल जो आपका प्रेशर था P1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? इनिशियल प्रेशर इज 10 atm and P2, that is final temperature, maximum withstand, this gas cylinder can withstand maximum capacity 15 atm तक ये मैक्सिमम प्रेशर को withstand कर सकता है. और 15 atm से जैसे ही ज्यादा इनसाइड प्रेशर होगा तो क्या हो जाएगा? द सिलेंडर विल ब्लास्ट. बात समझ में आ रहा है? तो इनिशियली आपका 10 atm का प्रेशर था और इसके अंदर आपके गैस पार्टिकल्स है, एंड द रूम इन विच द सिलेंडर
is kept satisfied. That means the temperature is increasing, isn't it? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, गैस के पार्टिकल जो स्लो मूविंग पार्टिकल फास्ट मूव करने लगेंगे और गैस का प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, 10 atm से 15 atm हो जाएगा और 15 atm से जैसे ही थोड़ा सा ज्यादा होगा गैस सिलेंडर क्या हो जाएगा, बिकॉज इट कैन नॉट विदस्टैंड मोर देन 15 atm, so it will blast. Clear? So now we are interested to see that 15 atm का जो प्रेशर है वो कौन से टेम्परेचर पे अचीव होगा. तो 15 atm का टेम्परेचर कौन से प्रेशर पे अचीव होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू अप्लाई थर्ड लॉ. सो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2. क्लियर? P1 इज 10 एंड T1 कितना है आपका, टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन. मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी न्यूमेरिकल आपको यूज करना है टेम्परेचर केल्विन में रखना, अदरवाइज यू विल गेट रॉन्ग आंसर. 27 मींस 300 केल्विन, इजंट इट? एंड T2 यू हैव टू फाइंड कि कौन से टेम्परेचर पे आपका 15 atm अचीव होगा. तो यहां से आपका हो जाएगा 300, P2 is 15 and T2 you have to find. So from here T2 will be 450 Kelvin. बताइए क्लियर है क्या? दैट मीन्स जब आपका टेम्परेचर यहाँ पे देखिए स्लोली क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर जब आपका 450 पे हो जाएगा, जब आपका टेम्परेचर 450 हो गया उस समय आपका प्रेशर कितना होगा गैस सिलेंडर के अंदर, एग्जैक्टली 15 atm होगा. अब 451 केल्विन जब हो जाएगा, जब 451 केल्विन हो जाएगा तो थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर 15 से ज्यादा हो जाएगा, बट 15 तक वो आपका विदस्टैंड कर सकता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, द गैस सिलेंडर कैन नॉट विदस्टैंड दैट टेम्परेचर. तो ये जो टेम्परेचर आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकंड पार्ट इज दिस मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर बर्स्ट ऑफ द सिलेंडर. आंसर है दिस इज मिनिमम टेम्परेचर, इजंट इट? दिस इज मिनिमम टेम्परेचर. ये 450 तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, 450 से अगर कम होगा तो प्रेशर भी कम रहेगा, और अगर 15 से कम प्रेशर है तो वो तो विदस्टैंड कर सकता है ना, बात समझ में आ रहा है? तो ये मिनिमम टेम्परेचर है. 450 के ऊपर आपका 450 के ऊपर टेम्परेचर जाएंगे तो प्रेशर ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा. क्या ये बात समझ में आ रहा है? सेकंड पार्ट समझ में आ गया क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कॉपी कर लीजिए, देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. कॉपी कर लिया क्या? Yes, sir. Done? Okay, so write third part of this question. Third part is if melting point of material of cylinder is 400 Kelvin, if melting point of material of cylinder is 400 Kelvin, then predict cylinder will
melt or burst. If melting point of material of cylinder is 400 Kelvin, the predict cylinder will melt or burst. वही क्या आंसर आएगा? If melting point of material of cylinder is 400 Kelvin, then predict cylinder will melt or burst. तो यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट है 400 केल्विन एंड आपका जो सिचुएशन है मैक्सिमम प्रेशर का सिचुएशन कितने पे आ रहा है? 450 पे. दैट मीन्स आपका बर्स्ट होने से पहले ही मेल्ट हो जाएगा एंड द लिक्विड विल कम आउट. सो द सिलेंडर विल नॉट बर्स्ट बिफोर बर्स्ट. 400 केल्विन इसका क्या था? आपका मेल्टिंग पॉइंट है. तो आपका सिलेंडर मेल्ट कर जाएगा और मेल्ट करके आपका लिक्विड बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? इट विल नॉट बर्स्ट. Since melting point of cylinder is less than that temperature, less than 450 Kelvin. Clear है क्या? Is it clear? So before burst, the cylinder will melt. Cylinder will melt, not burst. Is it clear? Yes or no? Yes, sir. Okay. So write fourth law. Now we'll see fourth law. First law हमने देखा Boyle's law. Second law is Charles' law. Third law is Gay-Lussac's law, and fourth law is Avogadro's hypothesis. Avogadro's hypothesis. इसमें सबसे पहले तो हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे. अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, under similar conditions of temperature and pressure, equal volume of all gases contain equal number of moles. Under similar conditions of temperature and pressure, equal volume of all gases contain equal number of moles. What does it mean? That is, V is directly proportional to N. V is directly proportional to N. मतलब अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करें तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा. इफ यू हैव टू मेंटेन टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट. टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर आपका कांस्टेंट है, सो V और T, V एंड N दोनों ही आपके क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. बात समझ में आ रहा है? सपोज हमने इस तरह से लिया है, दो कंटेनर ले लेते हैं एंड हमें प्रेशर क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है. तो सपोज हमने यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैस लिया है. सपोज कोई इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, ऐसा बोल रहा है. 1 मोल ऑफ O2 हमने लिया, यहाँ पे हमने लिया है 1 मोल ऑफ CO2, और इन दोनों का ही टेम्परेचर और प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है. टेम्परेचर कांस्टेंट एंड प्रेशर भी कांस्टेंट है. इधर भी आपका कांस्टेंट है, टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है. तो यहां पे बताइए वॉल्यूम में क्या रिलेशन होगा?
दोनों के मोल्स इक्वल है तो दोनों ही कंटेनर का वॉल्यूम भी इक्वल होना चाहिए। अदरवाइज अगर इक्वल नहीं होगा तो फिर क्या होगा? सपोज हमने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर दिया, 2 मोल्स कर दिया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल्स कर दिया। तो 2 मोल्स करेंगे तो क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल ज्यादा होंगे। इधर कितने पार्टिकल होंगे, 2 इंटू Na पार्टिकल होंगे एवोगैड्रो नंबर। इधर कितने पार्टिकल होंगे, Na पार्टिकल्स होंगे। तो इस साइड में क्या हो जाएगा, अगर हमने सपोज वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखा होता तो इधर क्या होता, प्रेशर बढ़ जाता, क्योंकि पार्टिकल्स बढ़ गए ना। पार्टिकल बढ़ गए तो और ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। मोर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोर विल द कोलिजन, मोर इज द कोलिजन मोर विल प्रेशर। तो अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे इंक्रीज कर दिया तो क्या आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा? बताइए, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा? नहीं रहेगा प्रेशर कांस्टेंट। तो अगर हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होना चाहिए, ये बोल रहा है। इज इट क्लियर? अगर हमें दोनों कंटेनर प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स किसी कंटेनर में इंक्रीज कर दिया तो उसी रेशियो में प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। और हमें सिर्फ क्योंकि यहाँ पे हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, वो तभी पॉसिबल है जो आपका नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम दोनों ही कांस्टेंट हो। बात समझ में आ रहा है क्या? Yes. देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 2 कंटेनर ले लेते हैं। सपोज फर्स्ट कंटेनर में हमने ऐसा ले लिया 16 ग्राम O2, ठीक है। एंड सेकंड कंटेनर में हम लोग ऐसा कर लेते हैं 40 ग्राम SO3, ओके। एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट इन बोथ द कंटेनर। तो फर्स्ट कंटेनर में भी हमने टेम्परेचर और प्रेशर कितना लिया है, T टेम्परेचर एंड T प्रेशर, T टेम्परेचर एंड T प्रेशर। So you have to find what is the relation between volume of both the containers. Options are, first option is volume of O2 is equal to volume of SO3. Second option is volume of O2 is greater than volume of SO3. Third option is volume of O2 is less than volume of SO3. And fourth option is cannot determine. So which option is correct? Which option is correct? तो जो मैंने आपको फोर्थ लॉ बताया, आपको लॉ के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे बताइए, मास गिवन अपॉन मोलर मास ऑफ O2 इज 32, कितने हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। और सेकंड कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे बेटा, 40 अपॉन SO3 का मोलर मास होता है 80, कितना हो जाएगा, हाफ। दैट मीन्स दोनों ही कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट है, और गैस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अगर कांस्टेंट है और अदर कंडीशंस भी कांस्टेंट है, तो ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों का वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो, राइट। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। इफ नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल, then volume of both the gases should also be equal if we have to maintain temperature and pressure to be constant. अगर हमें टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो वॉल्यूम भी इक्वल होना चाहिए। अगर वॉल्यूम इक्वल नहीं होता तो क्या होता, कैन यू टेल मी? अगर वॉल्यूम इक्वल नहीं होता तो फिर क्या होता? सपोज मान लें इसका वॉल्यूम जो 1 लीटर है, इसका वॉल्यूम 2 लीटर होता है, तो फिर क्या होता? तो इस डिफर करता है। इस फर्स्ट वाले कंटेनर में 1 मोल, फर्स्ट वाले कंटेनर में हाफ मोल है 1 लीटर के अंदर, मतलब कितने पार्टिकल हुए बताइए, पार्टिकल कितने हुए, 3 × 10⁻23। सेकेंड वाले कंटेनर में कितने पार्टिकल है, 3 × 10⁻23, 2 लीटर के वॉल्यूम में। मतलब ज्यादा कंफर्टेबल कौन से कंटेनर में होंगे मॉलिक्यूल्स, सेकेंड वाले कंटेनर में 3 × 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लार्ज वॉल्यूम के अंदर है तो कंफर्टेबल होंगे। फर्स्ट वाले कंटेनर में एक स्मॉल वॉल्यूम के अंदर 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है तो वो क्या होंगे, अनकंफर्टेबल होंगे, ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे।
तो अगर आपका वॉल्यूम डिफरेंट होता तो प्रेशर भी डिफरेंट होता। कौन से कंटेनर में प्रेशर ज्यादा होता बताइए, अगर वॉल्यूम 192 होता तो कौन से कंटेनर में प्रेशर ज्यादा होता? फर्स्ट कंटेनर में प्रेशर ज्यादा होता, क्योंकि स्मॉल स्मॉल वॉल्यूम के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो वहां पे ज्यादा कोलिजन होगा, कोलिजन के चांसेस ज्यादा है फर्स्ट कंटेनर में। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो कंटेनर में नंबर ऑफ मोल सेम है तो उनका वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए, अगर हमें प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो। अगर आपने वॉल्यूम सेम नहीं रखा है तो प्रेशर वेरी करेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? प्रेशर को कांस्टेंट रखना है वो तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ मोल्स भी सेम हो और वॉल्यूम भी सेम हो। क्या ये बात समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. Okay, now write one more question. X atom of oxygen from O2। सेकंड में क्या है आपका, X atom of oxygen from ozone। Okay, both the containers are at same condition, same temperature and pressure. Then what will be relation between volume of O2 and volume of O3? What will be relation between volume of O2 and volume of O3? सर बी। हाँ हाँ, बताइए क्या आंसर आया आपका? क्या आंसर आया? सॉल्व किया क्या? हाँ, क्या आंसर आ रहा है बताइए? सर आंसर क्या आया? सी। सी होगा, आर यू श्योर? सर बी। बी। ओके,
तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने से पहले हम लोग मॉलिक्यूल्स कितने होंगे बताइए। फर्स्ट वाले कंटेनर में x डिवाइडेड बाई एटॉमिसिटी कितनी है 2, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे x डिवाइडेड बाई 2 बाई Na। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x अपॉन 2Na। क्या ये बात समझ में आ रहा है? नो सर। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? अरे No, चैट में लिखिए। हाँ, नेक्स्ट केस में मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे x डिवाइडेड बाई 3, x डिवाइडेड बाई 3 होंगे क्या, क्योंकि 3 ऑक्सीजन एटम से 1 ओजोन मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है ना। तो x ऑक्सीजन एटम से कितने हो जाएंगे x अपॉन 3, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। तो ये हो जाएगा x अपॉन 3Na। तो क्या इसमें दोनों में नंबर ऑफ मोल सेम आ रहे हैं बताइए, क्या दोनों ही कंटेनर में नंबर ऑफ मोल सेम है, यस और नो? No, sir. मोल्स क्या है, सेम नहीं है। तो मोल सेम नहीं है तो किसमें मोल्स ज्यादा है बताइए, मोल्स किधर ज्यादा है, फर्स्ट वाले कंटेनर में मोल्स ज्यादा है। मोल्स ज्यादा है तो इधर क्या होगा, अगर हमें टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखना है, अगर प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो मोल्स ज्यादा है, तो इसका मतलब इधर वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले कंटेनर का वॉल्यूम ज्यादा होगा। मोर द नंबर ऑफ मोल्स मोर विल बी वॉल्यूम इफ प्रेशर इज कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है? मोर द नंबर ऑफ मोल्स मोर विल बी प्रेशर, मोर द नंबर ऑफ मोल्स मोर विल बी वॉल्यूम। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी आएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है या नहीं, यस और नो? चैट में लिखेंगे यस या नो। समझ में आ रहा है तो यस लिखेंगे सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, अगर आप यस नो नहीं लिखेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जो स्टूडेंट को समझ में आ रहा है वो यस लिखेगा। ठीक है, अच्छा इसमें अगर मान लिया वॉल्यूम ज्यादा नहीं होता, सपोज वॉल्यूम इक्वल होता तो फिर क्या होता, अगर वॉल्यूम इक्वल होता तो फिर क्या होता बताइए। मोल्स भी इक्वल होते हैं। नहीं, मोल्स तो हमने कैलकुलेट कर लिया ना, मोल्स तो इधर x/2 है और इधर x/3 है। अगर सपोज मान ले दोनों का वॉल्यूम इक्वल होता तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता, क्या प्रेशर भी इक्वल होता है ऐसे केस में? क्या प्रेशर इक्वल कर पाते आप, प्रेशर इक्वल कर पाते? नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इक्वल है, तो जिस कंटेनर में मोल्स ज्यादा होते हैं उस कंटेनर में क्या है आपका, क्राउड ज्यादा है। कौन से कंटेनर में क्राउड ज्यादा होगी, फर्स्ट वाले कंटेनर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है। इसका मतलब इधर मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता तो इधर ज्यादा प्रेशर लगता या नहीं बताइए, क्योंकि 5 लीटर तो वॉल्यूम में ज्यादा मॉलिक्यूल्स है तो इधर प्रेशर ज्यादा लगता। तो अगर आपका वॉल्यूम इक्वल होता तो प्रेशर इक्वल नहीं हो पाता, और अगर आपको प्रेशर इक्वल करना है तो क्या होगा, पिस्टन थोड़ा ऊपर चला जाएगा। पिस्टन थोड़ा ऊपर चला जाएगा, जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे इन दोनों में कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस इन दोनों में, x/2 माइनस x/3 का डिफरेंस है। मतलब इधर वाले में थोड़ा सा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है तो इधर प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा या नहीं, अगर वॉल्यूम सेम होता तो इस प्रेशर को कम करने के लिए, क्योंकि हमें प्रेशर इक्वल रखना है, तो प्रेशर को कम करने के लिए थोड़ा सा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ेगा या नहीं, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो फिर से प्रेशर कांस्टेंट जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो जिस कंटेनर के अंदर मोल्स ज्यादा होंगे उधर वॉल्यूम ज्यादा होगा, दैट्स इट। इफ वी हैव टू मेंटेन टेम्परेचर एंड प्रेशर टू बी कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एसटीपी। एसटीपी आपने आईटीसी में पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एसटीपी पे क्या लेते हैं हम लोग, प्रेशर को 1 atm लेते हैं, टेम्परेचर कितना लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। ठीक है,
प्रेशर इज 1 atm, टेम्परेचर इज 273 केल्विन। एक और स्केल होता है एनटीपी। एनटीपी मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एचटीपी पे अगर आपको बोला है तो एचटीपी प्रेशर कितना होगा 1 atm और टेम्परेचर कितना होगा आपका, एचटीपी पे टेम्परेचर कितना होगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। इज इट क्लियर? और एचटीपी पे क्या वॉल्यूम होता है 1 मोल ऑफ गैस का? 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम क्या होता है? आईटीसी में पढ़ा होगा आपने। 1 मोल ऑफ एनी गैस at HTP always occupy 22.4 लीटर और 22,400 ml। क्या ये बात आपने पढ़ा है? यस सर। Yes, sir. 1 mole of any gas at HTP always occupies 22.4 लीटर। क्या ये डेफिनेशन आपको समझ में आ रहा है? वाई इट इज सो कि आप कोई भी गैस ले लीजिए, CO2 ले लीजिए, O2 ले लीजिए, N2 ले लीजिए, O3 ले लीजिए और किसी भी कंट्री का गैस ले लीजिए, 1 मोल ऑफ ईच एंड एवरी गैस occupies a fixed amount of volume. Do you agree with this? 1 mole of any gas at HTP will occupy a fixed amount of gas. गैस कोई भी हो 1 मोल HTP पे इक्वल वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। क्यों? क्योंकि एचटीपी का मतलब हमने टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स कर दिया है। बात समझ में आ रहा है? एचटीपी का मतलब क्या? टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स कर दिया ना, तो टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स हो गया और नंबर ऑफ मोल्स भी अगर फिक्स हो जाए तो क्या वॉल्यूम फिक्स नहीं रहेगा? सब कुछ तो फिक्स कर दिया मैंने। हमने क्या कर दिया? टेम्परेचर, एचटीपी का मतलब टेम्परेचर फिक्स है, प्रेशर भी फिक्स है और नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स कर दिया, क्योंकि 1 मोल बोल दिया तो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं हो जाएगा?